देखिए बच्चों, इस वीडियो में जो है देवनागरी लिपि की उसमें हो गया उसका स्वरूप, उसकी परिभाषा, उसका विकास और उसका परिचय देवनागरी लिपि का था पहले वीडियो में। इस वीडियो में आपको आएगा देवनागरी लिपि की विशेषताएं कि क्या विशेषताएं थी, क्या गुण था इसमें देवनागरी लिपि में। आप देखिए इसको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा गुण है कि जो आप हिंदी में और इंग्लिश में देखते हैं कि कितना, अगर इंग्लिश में हम कोई बात लिखते हैं तो उसकी जो लिपि में है थोड़ा सा अशुद्धता होती है, लेकिन अपनी देवनागरी लिपि में हम जैसी ध्वनि निकालते हैं, जैसा हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वैसा ही हम लिखते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही लिखते हैं। यही इसका बहुत बड़ा मुख्य विशेषता भी है कि हमारा कहीं भी अशुद्धिकरण नहीं होता। हमारी जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो पूर्ण देवनागरी लिपि में सेम बिल्कुल वैसा ही हम लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आप जहाँ का को कहीं सी लिखेंगे, कहीं यस लिखेंगे, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनी रहती है, लेकिन ऐसा हमारी देवनागरी लिपि में नहीं है। अब देखिए देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो देवनागरी लिपि की विशेषताओं में होगा कि वर्तमान समय में देवनागरी लिपि की विश्व लिपियों में न केवल एक खास निजी पहचान है, बल्कि ये सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक लिपि के रूप में चर्चित है। आप किसी भी वैज्ञानिक या आदर्श लिपि में जो गुण होने चाहिए वो इसमें विद्यमान है। इसलिए मोनियर विलियम्स का कहना है कि देवनागरी लिपि में यद्यपि ज एवं फ, जेड और एफ के लिए वर्ण नहीं है, तथापि यह सभी ज्ञात लिपियों में अधिक पूर्ण एवं संतुलित है। यद्यपि नुक्ते वाले ज एवं फ वर्णों की जो देखिएगा तो उपयुक्तता ने नागरी की इस कमी को पूरा करके स्वयं को सर्वोत्तम लिपि के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने एक आदर्श लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई है। ये देखिए देवनागरी लिपि को एक आदर्श लिपि भी कहा गया है। अब मानिए ये आदर्श लिपि मेरे लिए तो आदर्श लिपि है, हम कहेंगे भी इसको आदर्श लिपि। आदर्श लिपि आप देखते हैं ना कि जो आदमी सीधा और सरल होता है वो सबको मूर्ख भले लगे लेकिन पसंद सबको आता है, क्योंकि जो उसके मन में रहता है वही बात वो कहता है, दिखता है नहीं है, उसको कृत्रिमता नहीं है, बनावटीपन नहीं है, वो सबसे सरल और आदर्श माने जाते हैं, आइडल माना जाता है लोगों का, वही है। ये हमारी लिपि भी इसी प्रकार है, इसीलिए हम इसको भी आदर्श लिपि कहते हैं। अब देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं तो इसमें विशेषताओं में होगा कि आदर्श लिपि में एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होना चाहिए। ये देखिए इसका आदर्श लिपि क्यों है कि इसमें एक ध्वनि में एक चिन्ह होना चाहिए। एक ध्वनि में एक चिन्ह होना चाहिए। देखिए यही इसकी मुख्य विशेषता भी है। कहिए तो एक ध्वनि में एक चिन्ह होना चाहिए, इसीलिए आदर्श का यही एक रूप है कि जब हम जो बोलते हैं उसका एक ही रूप हो, उसको कई तरीके से नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन में अशुद्धता आ जाती है, अशुद्धता हो जाएगी। कि आदर्श लिपि में एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होना चाहिए। आदर्श लिपि में क्या होगा? आदर्श लिपि में एक ध्वनि में एक चिन्ह होना चाहिए, ठीक। और है कि एक चिन्ह केवल एक ध्वनि का बोधक होना चाहिए। जो एक चिन्ह है, एक चिन्ह एक ध्वनि का ही बोधक होना चाहिए। एक ध्वनि का बोधक होना चाहिए, बोधक होना चाहिए। अब ये देखिए कैसे एक ध्वनि में एक चिन्ह होना चाहिए। एक ध्वनि, जो ध्वनि हम निकालते हैं उसका एक आदर्श लिपि का कारण यही है कि एक ध्वनि में एक चिन्ह होना चाहिए। एक जो ध्वनि हम निकालते हैं उसका एक ही चिन्ह होना चाहिए, कोई अलग नहीं। और एक चिन्ह एक ध्वनि का बोधक होना चाहिए, और जो चिन्ह हम लिखे हैं वो सिर्फ एक ही ध्वनि का बोधक होना चाहिए। वही लिपि क्या कहलाती है? आदर्श लिपि कहलाती है। अब देखिए इसमें तीसरी विशेषता देखिए तो चिन्हों की स्वरूप भिन्नता के लिए उसमें मात्रा एवं वर्ण बोधक चिन्हों की भिन्नता अनिवार्यता होनी चाहिए। कहते हैं कि चिन्हों का स्वरूप भिन्नता के लिए उसमें मात्रा एवं वर्ण बोधक चिन्हों की भिन्नता अनिवार्य होनी चाहिए। जैसे हम अगर चिन्हों की स्वरूप भिन्नता के लिए उसमें जो मात्रा और वर्ण बोधक चिन्हों की भिन्नता है वो अनिवार्य होना चाहिए। चिन्हों को आधुनिक लेखन व मुद्रण के यांत्रिक साधनों
के उपयुक्त होना चाहिए। कहते हैं चिन्हों के जो आधुनिक लेखन चल रहे हैं, मुद्रण चल रहे हैं, चिन्हों को आधुनिक लेखन व मुद्रण, चिन्हों को आधुनिक लेखन व मुद्रण, लेखन व मुद्रण जो हम लिखते हैं, ठीक है, जो बनाते हैं, मुद्रण के यांत्रिक साधनों के उपयुक्त होना चाहिए कि यांत्रिक साधनों के लिए उपयुक्त होना चाहिए, के लिए उपयुक्त होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। देखिए ये आदर्श लिपि का है कि जब हम लिपि को लिखते हैं, ठीक है, उसमें जो चिन्ह है एक ध्वनि का बोधक होना चाहिए। जो ध्वनि हम लिखते हैं उसका बोधक हो और जो ध्वनि है उसका एक ही चिन्ह हो। और इधर चिन्हों को आधुनिक लेखन व मुद्रण के यांत्रिक साधनों के लिए उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो मुद्रण और ये यांत्रिक साधन है उसके लिए ऐसे चिन्ह हो कि उसके लिए वो क्या हो, उपयुक्त हो। ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता आप इसकी लिखेंगे कि जो ये देवनागरी लिपि है इसकी लिखावट कलात्मक होनी चाहिए। इसमें चिन्हों को, इस लिपि का देश की परंपरा, जनता एवं जाति चरित्र से लगाव होना चाहिए और न्याय देशी लिपियों में उसका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। या देवनागरी लिपि उपयुक्त विशेषताओं से संपन्न होने के साथ ही साथ सुपाठ्यता, ध्वन्यात्मकता, आकृति, सुडौलता एवं स्पष्टता के लिए भी प्रसिद्ध है। गुण या वैज्ञानिकता की दृष्टि से इसकी निम्नलिखित विशेषताएं और है। यह भाषा के अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों, वर्णों से संपन्न है। यह भाषा के अंतर्गत, जो भाषा हम बोलते हैं उसके अंतर्गत आने वाले, देखिए भाषा बहुत लंबी विशेषताएं हैं, इसकी थोड़ा सा हम लिख देते हैं और बता देंगे आपको, ठीक है। भाषा के अंतर्गत, जो भाषा के अंतर्गत आने वाली, हाँ, इसमें क्या है, भाषा के अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों, भाषा के अंतर्गत आने वाली अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों, अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों, अधिक ध्वनि चिन्हों, ध्वनि चिन्हों कहते हैं। इसमें अंतर्गत आने वाली अधिक से अधिक जो ध्वनि चिन्ह हैं उसमें वर्णों से संपन्न है, ठीक है। अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों अर्थात ध्वनि चिन्ह क्या है, वर्ण जिसको कहते हैं, वर्णों से संपन्न है। अब देखिए देवनागरी लिपि के बारे में कि भाषा के अंतर्गत आने वाली अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों, ध्वनि चिन्ह जिसको हम वर्ण कहते हैं, वर्ण, चलिए अब देखिए भाषा के अंतर्गत आने वाली जो ध्वनि चिन्ह है इसमें वर्णों से उत्पन्न है। अब थोड़ा सा बता देते हैं कितना लिखा जाए कि इसमें वर्तमान स्वरूप जो ये अर्ध अक्षरात्मक लिपि है। ये देखिए, ये तो ऊपर हम समझाए थे कि ये अर्ध अक्षरात्मक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो उच्चारण है इसके ध्वनि प्रतीकों के क्रम वैज्ञानिक हैं और इसके सप्तवर्गीय व्यंजन इस बात के प्रमाण हैं, जैसे कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ एवं उष्म। उच्चारण स्थान पर उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से देवनागरी की प्रत्येक ध्वनि को सार्थक विश्लेषण पूर्णतः संभव है, क्योंकि उच्चारण स्थान पर जो उच्चारण प्रयत्न की दृष्टि से देवनागरी की प्रत्येक ध्वनि सार्थक है, विश्लेषण है और पूर्णतः संभव है। हम जो बोलते हैं उसको हम कहते हैं ना, तो ये बिल्कुल सार्थक रूप से आता है। इसका वर्तमान स्वरूप युगों के प्रयोग पर आधारित है, इसलिए इसे पीछे परंपरा बल प्राप्त है। इसकी वर्णमाला एवं वर्तनी सीख लेने पर शब्दों के हिज्जे अर्थात वर्तनी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल शब्दों का शुद्ध उच्चारण जानने मात्र से उन्हें ठीक ठीक लिखा जा सकता है। कहते हैं कि इसको अगर वर्णमाला की हम जब वर्तनी सीख लेते हैं
जब हम छोटे से बालक से नन्हे बालक जब 4-5 साल का हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? सबसे पहले उसको सेंटेंस बनाने सिखाते हैं? नहीं। वाक्य कहानी लिखना दिखाते हैं? नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्हीं वर्णों को जिसको हम ध्वनियों के माध्यम से लिखते हैं। क कहते हैं क से कहते हैं कमल या कमल, ख से खरगोश, इस तरीके से पढ़ाते हैं ना। ख इस वर्णों का परिचय कराते हैं। जब हमारी वर्णों से परिचय हो जाता है बालक, जब वो वर्णों को पहचान जाता है तो वो उसमें कोई भी मतलब भ्रम नहीं रह जाता। फिर उसके बाद उसका शुद्ध उच्चारण करके वो एक बार उसको बस पहचानना है। अगर वो पहचान जाएगा, जान जाएगा, तो फिर उसको लिखने में क्या होती है, आसानी होती है। कोई बात लिखने में बस आपको ध्वनि निकालना है और वो अपने बात को व्यक्त कर देता है, उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं आती है। जैसा कि कहते हैं कि बस उसके शुद्ध उच्चारण से, अगर हमने शुद्ध बोल दिया परंपरा, अब कुछ परंपरा बोल दिया तो आप बस शुद्ध बोलना चाहिए और शुद्ध बिल्कुल लिख दिया जाता है। मतलब ब्राह्मी के उत्तराधिकारी होने के कारण समस्त भारतीय लिपियों में इसका यह किंचित साम्य है और इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पंक्ति और सबसे इम्पॉर्टेंट विशेषताएं है कि इसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। जैसे ऐसा अंग्रेजी में नहीं है। जैसे हमने लिखा है भाषा के अंतर्गत, अब इसको भाषा के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा। दूसरा आप कैसे भी घूम लीजिए, टेढ़े हो जाइए, सो जाइए या खड़े होकर पढ़िए, लेकिन ये भाषा के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसका जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। साथ ही इसमें जो लिखित शब्द के प्रत्येक वर्ण का उच्चारण अनिवार्यतः होता है। अनुच्चरित ध्वनियाँ लिखी ही नहीं जाती हैं। जैसे हम क या ख का उच्चारण करते हैं तो इसका लिपि संकेत भी क या ख ही होता है। इसके विपरीत रोमन लिपि में यह वैज्ञानिकता नहीं है। यहाँ उच्चारण करते हैं वाक तो लिखते हैं वाल्क। जब हम जैसे रोमन लिपि में क्या होता है कि उच्चारण करेंगे वाक, उच्चारण में बोलते हैं वाक, ऐसे बोलते हैं ना वाक, और लिखते क्या है वाल्क कैसे लिखते हैं, WALK, वाल्क। इसको क्या पढ़ेंगे, वाक। ठीक है, इसमें रोमन लिपि में यह शुद्धता है कि हाफ बोलेंगे, मार्क्स बोलेंगे तो हाफ को क्या लिखेंगे, हाफ हम बोलते हैं ना हाफ माइंड, तो उच्चारण तो हमने किया हाफ और लिखते कैसे हैं, हाल्फ। हाँ, इसमें उच्चारण कुछ अलग रहता है। हाल्फ लिखेंगे, मार्क्स लिखते हैं मार्क्स ना, मार्क्स लिखते हैं ना, मार्क्स कितने मार्क्स आए हैं, ऐसे लिखते हैं मार्क्स लिखते हैं ना रोमन में, अंग्रेजी में मार्क्स। और हमारे हिंदी में अगर उच्चारण बोलेंगे कहेंगे मार्क्स, बोलते हैं मार्क्स और लिखते क्या है, MARX मार्क्स। ऐसे लग रहा है, ये सेम इसका लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, लेकिन उच्चारण हम इसका ये करते हैं और लिखते ये ऐसे हैं। और इसमें वाक का होता है उच्चारण ये करते हैं और लिखते ऐसे हैं, और इसमें उच्चारण करते हैं हाफ और लिखते हैं हाल्फ। इस तरीके से इसमें अशुद्धता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में क्या है कि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। ठीक है, और जो लिखते हैं वही हम बोलते हैं, और इसमें यही है। और इसमें नागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि है, इसलिए सीखने में आसान है। इसमें एक ध्वनि के लिए, नागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि है, एक ध्वनि के लिए इसमें एक ही लिपि है। और देखिए, इसलिए सीखने में आसान है। और जबकि रोमन में छोटे बड़े लिखने या तथा छापे मुद्रण के दो अलग अलग इस प्रकार कुल मिलाकर 4 स्वरूप मिलते हैं। आप रोमन में देख लीजिए, इंग्लिश में रोमन में, तो उसमें 4 स्वरूप कौन कौन से मिलते हैं। तो इसका देखिए इतना है, रोमन में जो है जैसे बट लिखेंगे ना, BUT बट में यू को अ, तथा पुट में यू को ऊ का बोध होता है। जैसे पुट आप देखते हैं ना, लिखते हैं इंग्लिश में कि बट, यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं BUT बट, और हिंदी में पढ़ते हैं बट।
ठीक है। यहाँ पे यू के स्थान पे हम क्या समझे, ए, यू के स्थान पर अ, यहाँ यू पढ़ना चाहिए ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अ पढ़ते हैं। और जैसे लिखा है पुट, पुट, PUT पुट, PUT पुट, पुट की जगह पे यहाँ पे पुट नहीं, यहाँ पे यू की जगह पे जैसे पुट है, अब पुट के जगह पे यू के जगह यू से ऊ का बोध होता है, यहाँ पे यू से ऊ का बोध होता है, तो कैसे माना जाए, किसको माना जाए कि सही है। यहाँ तो यू के स्थान पर अ हो गया और यहाँ पे यू के स्थान पे ऊ आ गया, क्योंकि अशुद्धता इतनी है कि कहीं पे अ कर दिया जा रहा है, कहीं पे ऊ कर दिया जा रहा है, दोनों को यू के स्थान पर। बट पुट, इसको बट पढ़ा जाएगा, बुट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे। यहाँ पे यू को अ कर दिए और यहाँ पे पुट पढ़ेंगे, इसको भी पट पढ़ना चाहिए ना, नहीं, लेकिन इसको पुट पढ़ेंगे यू। ये कन्फ्यूजन किस में है, रोमन में है, लेकिन हमारे हिंदी में नहीं है। इसीलिए हमारी हिंदी भाषा हमारी आदर्श भाषा भी है और आदर्श लिपि भी है, और इसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए, इसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भाषा है। वो तो वेस्टर्न कल्चर है, मतलब अच्छा लगता है इंग्लिश बोल, हाँ आपको ज्ञान है, बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए हमारा सम्मान और हमारी मतलब जो लालसा, इच्छा, जिज्ञासा इसी के प्रति होनी चाहिए कि हमारी भाषा कैसी हो, आदर्श रूप हो, इसका आदर्श ही रूप हो। जहाँ आप देखते हैं कहीं पे किसी बात को अगर बहुत अच्छे ढंग से समझाना है, भावात्मक रूप से समझाना है, तो उसमें हमारी हिंदी भाषा ज़्यादा कामयाब होती है। आप देखेंगे कि जैसे अब चलिए इनकी विशेषताओं पे, तो इसकी लिखावट जो है, इसकी जो लिखावट है वो कलात्मक और नेत्राकर्षक एवं त्वरा लेखन या आंसुलेखन के अनुकूल है। ये जो इसकी लिखावट होती है, पता नहीं आकर्षक होती है कि नहीं होती है, हमने तो लिखा है। अब देखिए इसमें लेखन, इसका लेखन आकर्षक होता है। अब ये तो आपकी राइटिंग पे डिपेंड है कि आपकी राइटिंग कैसी है, लेखन प्रक्रिया कैसी है, कि उसमें वो आपको आकर्षित कर रही है। लेकिन ये यहाँ पे कहा गया कि ये जो हिंदी लेखन है, तो ये तो आकर्षित तो होता है आपकी लिखावट पे, लेकिन ये जो इसकी ध्वनियाँ, इसके वर्णमाला हैं, जो इसके वर्ण हैं, वो क्या कहते हैं, चित्ताकर्षक हैं, चित्त को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि आप क्या समझते हैं इसको, कि मुद्रण एवं टंकण की दृष्टि से देवनागरी आज पूर्ण समर्थ लिपि है। इसमें विभिन्न स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए तो स्वतंत्र चिन्ह है ही, जो अंगा, इया, ड़, न, म, जो इतनी संख्या में संसार की किसी भी अन्य लिपि में नहीं है। साथ ही विभिन्न मात्रा में स्वरों के नासिकीकरण, मतलब नोखेलाइजेशन के लिए जो कहा जाता है कि नोखेलाइजेशन के लिए अनुस्वार और चंद्र बिंदु जैसे चिन्हों की उपस्थिति इसकी ध्वनि वैज्ञानिक पूर्णतः को पराकाष्ठा पर पहुंचा देती है। जो इसकी चिन्हों की उपस्थिति है, इसकी जो ध्वनि है, जो वैज्ञानिक पूर्णता को पराकाष्ठा पर पहुंचा देती है। और ध्वनि ग्रामिक दृष्टि से भी देवनागरी पूर्ण वैज्ञानिक लिपि है। देखिए अगर इसको माना जाए तो देवनागरी लिपि ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक लिपि जिसको सर्च किया जाता है कि बिल्कुल सही है, सत्य है, यथार्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ध्वनि ग्रामिक दृष्टि से भी देवनागरी पूर्ण वैज्ञानिक लिपि है। इस प्रकार उपयुक्त विशेषताओं के आलोक में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वाधिक प्रामाणिक लिपि है। इसको जितनी भी आप विशेषताएं और इसके गुणों के बारे में जानें, इससे तो ये है ही कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पे प्रामाणिक लिपि मानी गई है। अब थोड़ा सा अब इसकी तारीफ होगी, थोड़ी सी त्रुटियां देखा जाए कि इसकी त्रुटियां क्या है। अब इस लिपि में त्रुटियों पे थोड़ा सा जाया जाए तो इसमें वैज्ञानिक विशेषताओं के बावजूद देवनागरी लिपि में आदर्श लिपि की दृष्टि से कुछ त्रुटियां हैं, जिनका भी विवरण हम आपको थोड़ा सा देते हैं कि इसमें क्या त्रुटियां हैं। अब देखिए अभी तक तो हमने मतलब देवनागरी लिपि की विशेषताएं या गुण, उनके गुणों को जाना, लेकिन अब थोड़ा सा उसकी त्रुटियाँ, क्योंकि कमियां तो सब में होती है ना, कितना भी परिपक्व बना दिया जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, वैज्ञानिकता हो जाए, लेकिन थोड़ी सी कमियां तो कुछ होती हैं। तो इसकी थोड़ी सी त्रुटियाँ जो हैं, दोष हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा वर्णन कर लिया जाए कि देवनागरी लिपि में जैसे वैज्ञानिक लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होना चाहिए, ये तो कन्फर्म है, लेकिन नागरी में कुछ ध्वनियों के लिए एकाधिक चिन्ह हैं। कभी कभी इसमें एकाधिक है, जैसे ण को कभी अंगा भी लिख देते हैं, ड़ भी लिख देते हैं, कभी कभी ड़ इसको भी मान जाते हैं, रा भी का प्रयोग करते हैं, ड़ को र भी कहते हैं, हाँ।
और फिर न का भी प्रयोग करते हैं। स जो होता है इसका थोड़ा सा ध्वनि में थोड़ा अंतर हो जाता है। छ ल आदि आ गया, इसका थोड़ा सा मतलब क्या है, त्रुटियां हैं कि इसमें नहीं होना चाहिए। कंठ तालव्य ओष्ठ जैसे विभाजन, हाँ, अधिगम में व्याघात उत्पन्न कर देते हैं। जो अधिगम जो पढ़ने का होता है, तरीका होता है, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा सा कठिनाई लगती है। लेकिन देवनागरी लिपि में जो रेफ है, र का विधान काफ़ी जटिल एवं दोषपूर्ण है। जो र का देवनागरी लिपि में रेफ, जो रेफ र होता है, र जो है, इसका जो प्रयोग है का विधान काफ़ी जटिल एवं दोषपूर्ण है। एक ही र के कई रूप मिलते हैं। र से राम, फिर आप देखेंगे प्र, एक र से होता है, एक राम में कर दिया राम, राम लिखते हैं ना ऐसे, राम। और एक हो गया प्र में भी एक र आता है, प्रकाश, इसमें भी एक र का वर्णन है, प्रकाश में भी। अब प्रकाश में भी है, धर्म में, जब हम धर्म लिखते हैं, धर्म, इसमें र आता है, धर्म, ठीक है। प्रकाश में भी र, धर्म में भी आ गया एक र, तो सीधा हो गया र, जहाँ प्रयोग इसका देखा आपने। और इसमें एक कृष्णा हो गया, एक कृष्णा, ठीक है। कृष्णा भी में भी राम र का प्रयोग है, कृष्णा। फिर हो गया राष्ट्र, ये थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। रेफ र जो प्रयोग है देवनागरी में, कि इसका कई विधान जटिल और दोषपूर्ण है। वैज्ञानिक लिपि में अक्षरों में समानता के कारण भ्रम की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो देवनागरी लिपि में कुछ चिन्ह भ्रामक हैं, जैसे ख, आप ख पढ़ते हैं ना, ख, थोड़ा सा भ्रामक हो कुछ चीज़ें हैं। जैसे हम ख पढ़ते हैं, ख लिखते हैं, ख ऐसे ही लिखते हैं ना, ख। और कभी कभी ऐसे र अव एक ही जगह आ गया, र अव, तो इसको भी हम ख हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा भ्रामक हो जाता है। पूरा चिपका के कोई ख ऐसे थोड़ा ना लिखता है, ऐसे ही लिखता है ना, र, इसको र व भी कह सकते हैं, ख तो है, ठीक है। कलरव का ख भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ये थोड़ा सा भ्रामक है। और इसमें ये है कि जो खाना को रवाना भी पढ़ सकते हैं, म भ ध घ ध में भी कभी कभी भ्रम हो जाता है। वैज्ञानिक लिपि में अक्षर उसी क्रम में लिखे जाने चाहिए जिस क्रम में वो बोले जाएं। नागरी लिपि में तो वैसे उ री ए की मात्रा इस दृष्टि से अवैज्ञानिक है क्योंकि वे दाईं ओर न ही जाकर ऊपर नीचे दी जाती है, किंतु ई की मात्रा काफ़ी जटिल है क्योंकि यह अपने स्थान से कभी एक, कभी दो, कभी तीन स्थान पहले लिखी जाती है। कि प्री और बादल, जैसे री का हो गया, ई के स्थान पर, क्योंकि ये स्थान पर कभी एक या कभी दो, कभी तीन स्थान पर पहले लिखी जाती है कि प्री या चंद्रिका। नागरी लिपि में अनुस्वार के प्रयोग में एकरूपता नहीं है। पंप, चंद्र का चंद्र, गंगा का गंगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अब देखिए इसके सुधार के उपाय भी किए गए हैं। किस प्रकार इसको सुधारा जाए। अब इसमें देखिए जो गलतियां हमसे होती हैं तो उसका थोड़ा सा सुधार भी होता है। कोई भी गलती का है तो उसका एक ऑप्शन होता है सुधारने का। तो इसमें नागरी लिपि में सुधार के भी थोड़ा उपाय दिया गया है कि किस प्रकार हम इस लिपि का सुधार हो जाए, किस तौर पे। तो इसके 3 प्रकार हैं, व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा, संस्थागत प्रयत्न द्वारा और सरकारी प्रयत्न द्वारा। अब किस तरीके से इसका सुधार किया जाए तो इस पर चर्चा होगी कि एक लंबी यात्रा के बाद देवनागरी लिपि आज इस रूप को प्राप्त कर सकी है। अपने उस लंबे विकास क्रम में इसे अनेक संतों, विचारकों, भाषाविदों एवं विद्वानों ने अपने अनेक सुझावों प्रयोग से परिष्कृत और परिवर्धित किया है और इसे सामर्थ्यवान, कलात्मक और वैज्ञानिक बनाने के लिए जो सुधार के प्रयत्न हुए हैं, विद्वानों ने उन्हें 3 भागों में विभक्त करके देखा है। 3 भागों में विद्वानों ने विभक्त किया है कि एक व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा सुधार हो सकता है, एक संस्थागत प्रयत्न द्वारा, एक सरकारी प्रयत्न द्वारा। अब इसमें कैसे है व्यक्तिगत प्रयत्न? जिन लोगों ने नागरी लिपि में सुधार के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए उनमें लोकमान्य तिलक हैं, सावरकर बंधु हैं, श्रीनिवास दास,
डॉक्टर गोरख प्रसाद और काका कालेलकर एवं डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के भी नाम आते हैं। लोकमान्य तिलक ने 1904 में या 1926 तक अपने पत्र केसरी द्वारा इस दिशा में अन्वेषी कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप 190 टाइपों का तिलक टाइप अधिक प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि लोकमान्य तिलक ने जो किया, और उसमें है कि सावरकर ने क्या किया कि थोड़ा सा प्रयास किया और कहा कि काका कालेलकर ने इसका समर्थन किया और गांधी जी के हरिजन सेवक में इस पर अमल भी किया गया, किंतु इस सुझाव को देशव्यापी समर्थन नहीं मिल सका। काशी के श्रीनिवास दास ने अल्प प्राण व्यंजन ध्वनियों को क ग च ज ट त द प ब के नीचे एक चिन्ह सी जोड़कर उसे महाप्राण बनाने का सुझाव दिया। अल्प प्राण महाप्राण इस तरीके से आप सुने हैं ना, जिसमें उन्होंने क के स्थान पर क और ग के स्थान पर ग्र आदि, लेकिन इससे नागरी लिपि की कलात्मकता में विकृति आने का भय था, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने नागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव दिया था, किंतु ऐसा करने से तो देवनागरी लिपि के जो मूल अस्तित्व को ही खतरा था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था। संस्थागत प्रयत्न नागरी लिपि के सुधार की दिशा में कुछ ऐसे संस्थाओं की विशेष भूमिका रही। जैसा कि ये तो हो गया व्यक्तिगत प्रयत्न, सबने व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न जो किया निवास दास ने किया है और लोकमान्य तिलक ने किया, जिसे और कई लोगों ने सावरकर बंधु ने भी किया। और संस्थागत प्रयत्न में है कि नागरी लिपि के सुधार की दिशा को कुछ संस्थाओं की विशेष भूमिका रही है। इसमें महत्वपूर्ण संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग नागरी प्रचारणी सभा और काशी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो 1935 में इंदौर के एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसके कारण संयोजक थे काका कालेलकर और अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और समिति ने 14 सूत्री सुझाव दिए थे, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। लेखन में सिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक नहीं, किंतु छपाई में इनका प्रयोग अनिवार्य माना गया। सिरोरेखा मतलब उसके ऊपर लाइन खींचना, और ए ओ की मात्राएं वर्ण के ठीक ऊपर न लगाकर शब्द के दाहिनी ओर तनिक हटाकर लगाई जाएं। मेरा, भारे। ओ की री की मात्राएं भी वर्ण के ठीक नीचे न लगाकर तनिक दाहिनी ओर लगाई जाए, जैसे दूध, मृत। संयुक्त व्यंजनों में प्र व्यंजन र को पूरा लिखा जाए, जैसे प्रेम, प्रेम। ठीक। अनुस्वार एवं अनुशासिक चिन्ह भी अक्षर की दाहिनी ओर हटकर लगाए जाए, जैसे मंदिर। संयुक्त व्यंजनों का क्रम उच्चारण क्रमानुसार रहना चाहिए, जैसे ह्रास पूर्ण अनुसार के लिए जो जीरो गोला जैसा रहता है, अनुशासिक के लिए मात्र बिंदु के प्रयोग किए जाएं। क ख ग घ ज भ ट के नुक्ते का प्रयोग किया जाए। वर्तमान ख के स्थान पर गुजराती का ख प्रयोग किया जाए। री झ रा की जगह मराठी अ झ ण प्रयुक्त की जाए। इसी प्रकार ल की जगह ल एवं छ की जगह क्य के प्रयोग भी किए जाएं। विराम चिन्हों का प्रयोग प्रचलित रूप से किया जाए। ऐसा तरीके से संस्थागत चलने लगा कि घ और म का ध और भ के भेद प्रकट करने के लिए सिरोरेखा रहित लिखावट में गुजराती के घुंडीदार रूप में लिखा जाए। जैसे कि सिरोरेखा जैसे ऊपर के लिखते हैं ध घ लिखते हैं ना ध, तो यहाँ पे क्या जो सिरोरेखा खींचते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया जाए ना, ध करते हैं। और इसमें इन सुझावों को नागरी प्रचारणी सभा एवं साहित्य सम्मेलन का काफ़ी विरोध झेलना पड़ा। अंततः इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने इसका प्रचार भी किया, किंतु इसे शिक्षित समुदाय का समर्थन नहीं मिला। नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी लिपि में सुझाव के लिए एक आयोजन किया, जिसमें व्यक्तिगत सुझाव को मान लेने के अलावा विशेष प्रगति नहीं हुई। और इसमें थोड़ा सा है सरकारी प्रयत्न। अब इसमें संस्थागत प्रयत्न तो इतना किया गया, व्यक्तिगत प्रयत्न किया गया। तीसरा है सरकारी प्रयत्न। सरकारी प्रयत्न क्या किया गया कि सरकारी स्तर पर नागरी लिपि के में सुधार के लिए 3 तरह के प्रयास हुए। एक नागरी लिपि सुधार समिति 1949, इसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। हिंदुस्तानी शीर्ष लिपि तथा लेखन यंत्र समिति प्रयास केंद्रीय सरकार ने किया था और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयत्न इसके अंतर्गत 1946, 48, 49 में पहली, दूसरी और तीसरी समितियां गठित की। हिंदी निदेशालय द्वारा प्रसारित मानक लिपिमाला और कंप्यूटर हेतु स्वीकृत सी डेक की लिपिमाला। सरकारी स्तर पर गठित
समितियों ने पूर्ववर्ती व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रयत्नों की छानबीन करते हुए उनकी प्रति टिप्पणियाँ की। उपयुक्त समस्त प्रयत्नों के 4 स्वरूप देवनागरी लिपि के सुधार हेतु निम्नलिखित बातें भी स्वीकार की जानी चाहिए कि अ की 12 खड़ी का प्रयोग भ्रामक है, इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। सिरों रेखा का प्रयोग लेखन में भले ही ना हो किंतु मुद्रण में अनिवार्य रूप से किया जाए। और अनुस्वार के लिए बिंदी तथा अनुनासिक के लिए वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाए, जैसे मंजू, चंदन, कंठ आदि। र और व का भ्रम मिटाने के लिए ख के निचले हिस्से को मिला कर लिखा जाए, जैसे र व ख को जो इसको यहाँ पे प्रयत्न में किया गया कि जो ख ऐसे लिखते हैं अलग अलग र और व करके, तो इसको प्रयत्न किया गया कि इसको मिला के लिखा जाए कि जिससे ये ख लगे। ठीक है, ये थोड़ा सा शुद्धियों में सुधार करने के लिए कहें। ल का प्रयोग ठीक है किंतु ल का गलत। घ और म में अलग करने के लिए ध और भ के ऊपर गोल कुंडी लगाई जाए और राय व ड़ में प्रयोग किया जाए। क ख फ ध्वनियों को देवनागरी में भी उसी रूप में लिखने का प्रयास किया जाए और देवनागरी अंकों में 1 से 8 का भी रूप मान्य है। विराम चिन्ह अंग्रेजी के स्वीकार कर लिए जाएं, लेकिन पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग न, रोमन चिन्ह बिंदु का ही प्रयोग किया जाए। ऐसा करके इन्होंने मतलब नागरी लिपि में सुधार के उपाय के लिए यही रूप में अपना व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयत्न और सरकारी प्रयत्न के द्वारा इसकी लिपि में सुधार किया। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये इस वीडियो में आप देवनागरी लिपि पूर्ण हो गया। यहाँ तक कि आपका ये जो एक चैप्टर था 3rd ईयर वालों का, एक चैप्टर एक लिपि, भाषा, बोली और उपभाषा, उत्पत्ति, ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त कर दिया गया पूरे वीडियो में। थोड़ा सा अब एक अगले वीडियो में एक संस्था के बारे में बताएंगे कि हिंदी की कितनी संस्थाएं कहाँ कहाँ शुरुआत में खोली गई थी, जहाँ से हिंदी साहित्य का विकास होने लगा और फलने फूलने लगी। ठीक है, धन्यवाद।